हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते एक व्यंग है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस सेशन में जो पढ़ने वाले हैं वो हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय के साथ साथ जो इन्होंने व्यंग रूप में प्रेमचंद के फटे जूते जो इन्होंने लिखा है निबंध, उसका सारांश पढ़ेंगे। तो यह सारांश जो हम पढ़ रहे हैं ये इन्होंने, जिसे उपन्यास सम्राट कहा जाता है, उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस सेशन में हम हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते निबंध का सारांश पढ़ेंगे जो इन्होंने व्यंग रूप में लिखा है। ध्यान रखना, क्योंकि ये व्यंग लेखक माने जाते हैं, अग्रणी आते हैं, यानी कि जो व्यंग लेखक है ना, व्यंग करना किसी बात का, उसी प्रकार से ये अग्रणी माने जाते हैं व्यंग लेखकों में। और साथ में हम इनके जीवन परिचय के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ध्यान से पढ़ना, जितना समय मैं पढ़ा उसी समय आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है, जितने समय मैं क्लास ले रहा हूं ना उसी समय मैं याद करवा देता हूं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो याद होना चाहिए। तो देखो, प्रेमचंद के फटे जूते निबंध का सारांश के साथ हम इनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद हम जो ये है निबंध है प्रेमचंद के फटे जूते, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, मूल पाठ जो हमारा है उसे अच्छे से पढ़ेंगे। दिख रहे हैं क्या फटे जूते आप लोगों को? देखो ये रहे, ठीक है, जिसमें दाएं पैर का तो ठीक है, सही सलामत जूता है, लेकिन जो बाएं पैर का है ना, जो बाएं पैर का है उसमें देखो ये अंगूठा, ये अंगुली बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। इसी के ऊपर इन्होंने व्यंग रूप से लिखा है। यह कहता है कि क्या पता पत्नी की इच्छा रही होगी, पत्नी ने कहा होगा चलो साथ में फोटो खिंचवाते हैं, और इन्होंने महाराज ने क्या सोचा, चलो फटे जूतों में यदि धोती को नीचे थोड़ा सा कर लेते तो शायद वो अंगूठा, शायद वो उंगली नहीं दिखती फटे हुए जूते से, लेकिन फिर भी ये हटाते नहीं हैं। और यह सब हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो आपकी पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है क्षितिज भाग 1। तो ध्यान रखना, क्लास 9th की क्षितिज भाग 1 पुस्तक है जिसकी अध्याय संख्या बात करें 6, चैप्टर संख्या कितनी है? 6। और किसके द्वारा लिखित है? लेखक का नाम क्या है? हरिशंकर परसाई। ठीक है, हाँ। अब आपसे पूछा जाए कि हरिशंकर परसाई जी ने कौन सा निबंध लिखा जो हमारी क्षितिज भाग 1 में है, क्या नाम है उसका? तो क्या नाम है? प्रेमचंद के फटे जूते। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। यदि मैं हरिशंकर परसाई जी के जीवन परिचय की बात करूं तो मैं बता दूं आप लोगों को एक बार कि 1922 ईस्वी में, कब? 1922 ईस्वी में इनका क्या होता है? जन्म होता है। तो याद रखना, पूछा जाए आप लोगों से कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब होता है, तो कब होता है? 1922 ईस्वी में होता है, होशंगाबाद। और होशंगाबाद कहाँ पड़ता है? अभी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और होशंगाबाद जो जिला है उसका एक गांव है जिसका नाम है जमानी गांव। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। कहाँ हुआ? जमानी गांव में हुआ। अब यदि पूछा जाए इनका निधन कब होता है, तो 1995 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है? अभी निधन हो जाता है। तो इस स्लाइड में जो लिखा हुआ है वो याद हो गया होगा। 1922 ईस्वी में जन्म होता है और 1995 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में इनका क्या होता है? अभी जन्म होता है। याद हो गया क्या? कैसे याद करेंगे? 1922 ईस्वी में जन्म होता है इनका, और 1995 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जन्म कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के, कहाँ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के, किसके? होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में, जमानी गांव में। याद रखना है आप लोगों को, मध्य प्रदेश के यानी कि एमपी के जमानी गांव में, मध्य प्रदेश के जमानी गांव में। ठीक है, यही सब आपको याद करना है फिलहाल के लिए। तो इतना ही याद करना है इस समय कि हाँ, इस स्लाइड में लिखा हुआ था 1922 1995। ठीक है, नेक्स्ट।
नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, नागपुर विश्वविद्यालय से क्या किया इन्होंने, एमए किया, मास्टर डिग्री प्राप्त की। 1947 अर्थात 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। ध्यान रखना, यानी कि स्वतंत्रता के वर्ष, ऐसा कौन सा कवि है जो स्वतंत्रता के वर्ष लेखन कार्य प्रारंभ करता है। तो 2-4 लेखकों के नाम दे देगा, फिर पूछा जाएगा आप लोगों से। तो ध्यान रखना 1947 ईस्वी में ये स्वतंत्र लेखन करे, या स्वतंत्रता के वर्ष ये स्वतंत्र रूप से लेखन करना प्रारंभ कर दिया था। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई, यानी काफी बड़ाई हुई इनकी, सराहाया गया इन्हें। यानी जबलपुर से एक पत्रिका निकलती थी वसुधा, इन्होंने निकाली, जिसमें लोगों ने इसकी बहुत ही सराहना की। इस हिंदी पत्रिका यानी हिंदी के बारे में इन्होंने इतने अच्छे ढंग से लिखा कि लोगों ने इनकी बहुत ही ज्यादा सराहना की है। ठीक है, हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। मैंने बताया था ना कि व्यंग लेखक माने जाते हैं। कैसे लेखक माने जाते हैं, व्यंग लेखक माने जाते हैं। तो एक बार वापस देखो, नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, और कुछ समय बाद वो अध्यापन कार्य यानी पढ़ाने लग गए, और स्वतंत्रता के वर्ष अर्थात 1947 में स्वतंत्र लेखन करने लगे, और जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकालते हैं, जिसमें इनकी बहुत ही ज्यादा सराहना करते हैं। कैसे, हिंदी साहित्य के लेखन में, हिंदी संसार में जो हिंदी के लेखक थे उन्होंने इनकी बहुत ज्यादा सराहना की। इस पत्रिका में इन्होंने हिंदी भाषा के बारे में बहुत ही अच्छा लिखा। और कैसे लेखकों में ये व्यंग लेखक माने जाते हैं, या व्यंग लेखकों में इनका नाम क्या है, अग्रणी है, यानी कि आगे आगे इनका नाम लिया जाता है। हरिशंकर परसाई जी की प्रमुख रचनाएं, अर्थात परसाई जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखो नाम देखना, बहुत अच्छे अच्छे नाम है। कहानी संग्रह देखते हैं पहले, कौन कौन से कहानी संग्रह हैं। तो नाम आता है हंसते हैं रोते हैं। देखो कितना अच्छा नाम है ना, हंसते हैं और रोते हैं। जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहते हैं ना कि तुम्हारे दिन फिरे हुए हैं भाई, तुम्हारे अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। ठीक है, कहते हैं ना ऐसे लोग। तो ऐसे वही बात यहाँ है, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास कौन कौन से हैं, रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तट की खोज, याद हो गए। हंसते हैं रोते हैं और जैसे उनके दिन फिरे, ये तो कहानी संग्रह है। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, इनके क्या हैं, 2 उपन्यास हैं। निबंध संग्रह तब की बात और थी और भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में। याद कर लोगे, चलो ठीक है। पहले कहानी संग्रह देखते हैं, कौन कौन से कहानी संग्रह। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, यानी कि ये तो क्या है, इनके कहानी संग्रह हैं। क्या है, कहानी संग्रह हैं। याद हो गया। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। ठीक है, अब 2 उपन्यास दिए हुए हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में, जिसका नाम है क्षितिज भाग 2। उपन्यास कौन कौन से हैं, एक तो है रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी, और एक है तट की खोज। कौन सा है, तट की खोज। अब निबंध संग्रह आते हैं, तो तब की बात और थी, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे। भी भूत के पांव तो पीछे ही होते हैं, इस प्रकार से होते हैं ना, ऐसे पांव होता है तो ऐसे होते हैं उल्टे, देखा तो नहीं है लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ऐसे ही होते हैं, थोड़ा उल्टा होता है। बेईमानी की परत, बेईमान सभी हैं, बोलो है या नहीं है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज यानी अच्छे आचार का ताबीज,
शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी है, और अंत में, याद हो गए? तो ऐसे याद करना है, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, और अंत में शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, बेईमानी की परत। ऐसे याद, देखो बच्चों याद तो आप लोगों को करना होगा। देखो मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूं, और कहानी और उपन्यास तो हमें याद हो ही गया पहले भी, ठीक है, पहले याद करवा चुका हूं मैं इसे पीछे वाली स्लाइड्स में, और यहां भी मैंने लिख दिया है। आगे चले, चलो। व्यंग संग्रह कौन कौन से हैं? वैष्णव की फिसलन, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, कौन सी है? तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, क्या नाम है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है, याद हो गए व्यंग संग्रह? वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर। बोलो याद हुआ क्या? तो ऐसे ही आप लोग कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध संग्रह और व्यंग संग्रह को याद करना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वहन किया। देखो कितनी अच्छी बात है। लगभग लेखकों की यही बात होती है कि वो पाखंड, भ्रष्टाचार के बारे में लिखते हैं, जो शोषित वर्ग है उनके बारे में लिखते हैं। तो इन्होंने वैसा ही किया कि भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्यिक भूमिका का निर्वहन किया। यानी कि किस प्रकार से जो एक महाजन वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, जो शोषितों का शोषण कर करके अपनी खुशियां तलाशता है और उनकी खुशियों को रोन देता है, तो उन्होंने शोषण के विरुद्ध साहित्य में भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निभाई है। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है, और उनका व्यंग लेखन है वो किसकी? परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि हे शोषक वर्ग, तुम शोषित वर्ग का शोषण मत करो। इसलिए उन्होंने पाखंड, भ्रष्टाचार, बेईमानी पर उन्होंने बहुत ही अच्छे व्यंग लिखे हैं। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। यानी कि कोरे हास्य से अलग, यानी कि कोरा हास्य नहीं है ये, यानी कि ये बनावटी हास्य नहीं लिखा है, इन्होंने जैसा लिखा है उसे व्यंग रूप में लिखा है। यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। अपनी उपस्थिति क्या कराता है? दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। यानी कि इन्होंने किस पर लिखा? सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का क्या किया? निर्माण किया है। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। यानी कि उन्होंने सामान्य आम बोलचाल भाषा के शब्दों को प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी किंतु उनकी संरचना अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत ही बढ़ जाती है। यानी कि पाठकों खींचने का इनका बहुत ही अच्छा तरीका है। सामान्य भाषा का प्रयोग करते हुए इनकी संरचना अनूठेपन की होती है। यानी कि उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जिन वाक्यों का प्रयोग किया है, उन शब्दों का बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने प्रयोग किया है, जिसकी संरचना बहुत ही अत्यधिक बढ़ जाती है। संरचना के आधार पर कहें तो उनका अनूठापन हमें दिखाई देता है। प्रेमचंद के फटे जूते, पाठ का सारांश। अब पाठ का सारांश पढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोगों को रिपीट करवा देता हूं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो भी, हमने सबसे पहले पढ़ा हरिशंकर परसाई जी का जन्म। तो जन्म कब होता है? 1922 ईस्वी में जन्म होता है, और 1995 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। ठीक है। जन्म कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में। कहाँ होता है?
जमानी गांव में उनका क्या होता है, जन्म होता है, होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में। याद हो गया। फिर कहा गया कि नागपुर विश्वविद्यालय से, कहां से, नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की, यानी एमए डिग्री प्राप्त की, और कुछ समय इन्होंने क्या करवाया, अध्यापन भी करवाया। और कहा जाता है स्वतंत्रता के वर्ष अर्थात 1947 ईस्वी में इन्होंने स्वतंत्र लेखन प्रारंभ किया, यानी कि स्वतंत्र रूप से लिखना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। कब से, 1947 ईस्वी से। और ये कैसे लेखक माने जाते हैं भी, ये माने जाते हैं व्यंग लेखक माने जाते हैं, यानी व्यंग लेखकों में इनका नाम क्या आता है, आगे आता है, जिसका हमें एक शब्द मिलता है अग्रणी। तो याद हो गया, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। उसके बाद हमने पढ़ा कहानी संग्रह, इनके उपन्यास, निबंध संग्रह और व्यंग संग्रह। तो आप लोगों को याद वो करना है, ठीक है। हाँ, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है, तट की खोज, इस प्रकार से आप लोगों को अलग अलग से इनको याद करना है। फिर हमने पढ़ा कि इन्होंने अपने व्यंगों में किसके बारे में लिखा, सामाजिक भ्रष्टाचार, शोषित वर्गों का, शोषक वर्ग का कटाक्ष किया है। और इन्होंने कोई कोरी कल्पना नहीं की है, इन्होंने यथार्थ जो देखा है उसे व्यंग रूप में इन्होंने लिखा है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे पाठ का सारांश। जो यहाँ पाठ दिया हुआ है हमारा, प्रेमचंद के फटे जूते, उनका सारांश रूप में हम लोग देख लेते हैं पाठ का सारांश। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जिन्हें हम हिंदी साहित्य के इतिहास में उपन्यास सम्राटकार कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है, जिन्होंने लगभग 301 कहानियां लिखी हैं। तो उन्हीं के ऊपर यह निबंध लिखा है जिसका नाम है प्रेमचंद के फैट फटे जूते, और व्यंग निबंध है ये। और इसमें इनके व्यक्तित्व की सादगी, सादगी होता है सरलता, सादगी क्या होता है, सरलता के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी, यानी कि अंतर्वेदी उनके हृदय की बात जानने वाला, भेद करने वाला, अंदर को चोट पहुंचाने वाला सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग किया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि आज लोगों के पास पैसा आ जाता है तो सामने गरीब वालों को, गरीब इंसान को वो इंसान नहीं मानते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने दिखावे की प्रवृत्ति दिखाते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा, अरे पैसा है मानते हैं, लेकिन लोगों को जीने दो, जो गरीब व्यक्ति हैं उनको जीने दो। तो उन्हीं पर इन्होंने क्या किया, व्यंग किया है। इन्होंने कहा है कि प्रेमचंद जी ने जब अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ ये फोटो खिंचवाते हैं तो इनके बाएं पैर का जूता फटा हुआ होता है, और इन्होंने उसी फोटो को आधार बना करके यह सब उन्होंने लिखा है। अब देखो, मतलब एक जूता फटा हुआ है जिसमें से एक उंगली निकली भी हुई है, बाएं पैर के जूता फटा हुआ है, उंगली निकली हुई है उसमें से, और फिर इसमें से कोई फोटो खिंचवाएगा कि आज के जमाने में कोई नहीं खिंचवाता, लेकिन फिर भी प्रेमचंद जी ने खिंचवाई है, ठीक है। हाँ, फटे जूते में ध्यान रखना। अब देखो, प्रेमचंद के फटे जूते जो हमारा निबंध है, व्यंग निबंध है, उसमें कुछ शब्दार्थ हैं, बहुत सारे कठिन शब्द हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। उपहास क्या होता है, मजाक करना। आप लोग उपहास क्यों उड़ा रहे हो भाई, इसका उपहास मत उड़ाओ आप लोग। तो उपहास क्या होता है, खिल्ली उड़ाना, अर्थात मजाक उड़ाने वाली हंसी। उपहास करते हैं ना भी, देखो देखो इसका तो जूता फटा हुआ, अरे रे रे देखो उंगली भी निकली हुई है, जूता फटा हुआ उसमें से, तुम मजाक करना, खिल्ली उड़ाना। आग्रह, आग्रह क्या होता है, पुनः पुनः निवेदन करना, अर्थात बार बार निवेदन करना। आग्रह क्या होता है, बार बार निवेदन करना। कलेश, कलेश होता है दुख, कलेश क्या होता है, दुख होता है। तगादा, तगादा क्या होता है, तगाजा, यानी कि तगादा एंड तगाजा, यानी कि कहते हैं ना कि मुझे बहुत तगाजा है, मुझे बहुत ही उम्र के अनुसार बहुत ही क्या है, हुनर, जिसे बोलते हैं जैसे उम्र बढ़ती जाती है तगाजा बढ़ता जाता है। पनैया, पनैया होता है देसी जूतियां,
पनहिया को क्या कहा जाता है? देसी जूतियां। तो इसमें से महत्वपूर्ण यदि मैं बात करूं तो एक तो आपका उपहास है, खिल्ली उड़ाना या मजाक उड़ाना, एक आपका पनहिया, देसी जूतियां। ध्यान रखना, पनहिया यानी देसी जूतियां और आग्रह। उपहास क्या होता है? खिल्ली उड़ाना या मजाक उड़ाने वाली हंसी। आग्रह होता है बार बार निवेदन करना, पुण्य निवेदन करना, पुण्य पुण्य। कलेश होता है दुख और तगादा होता है तगाजा, उम्र का तगाजा है मुझे, इस प्रकार से कहते भी हैं। बिसरना, बिसरना क्या होता है? भूल जाना। बिसरना क्या होता है? भूल जाने की, मैं तो बिसर गया, अभी मैं तो भूल गया। नेम, नेम होता है नियम। नेम क्या होता है? नियम। धर्म, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। क्या होता है? कर्तव्य। बंद, बंद होता है फीता। जैसे जूतों का जो फीता बांधते हैं ना हम लोग, फीते होते हैं जूते बांधने के लिए, तो बंद होता है फीता। बेतरतीब, बेतरतीब होता है अव्यवस्थित, यानी कि अव्यवस्थित ढंग से। ठाठ, ठाठ होता है शान बान, यानी कि शान। बरकरार, बर काकर, बरकरार, बरकरार, ठीक है, ठीक है। एक बार बरकरार यानी कि बचाकर। बरकरार क्या होता है? बचाकर, यानी कि बरकरार रखना, बचा करके रखना। बिसरना, भूल जाना। नेम, नियम। धर्म, कर्तव्य। बंद, फीता। बेतरतीब, अव्यवस्थित। ठाठ, शान और बरकरार, बचाकर। याद हो गया? तो यहां देखो मैंने जो गहरा काला किया ना, कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनके बारे में आप ध्यान रखना। एक तो बिसरना है जिसका अर्थ होता है भूल जाना, एक बंद है जिसका अर्थ है फीता, एक है बेतरतीब जो है अव्यवस्थित, एक है बरकरार जिसे कहते हैं बचाकर। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। याद हो जाएगा? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हरिशंकर परसाई जी के जन्म के बारे में पढ़ा, मृत्यु के बारे में पढ़ा और इनकी रचनाओं के बारे में। रचनाएं में अलग अलग पढ़ा, कहानी संग्रह अलग से पढ़ा, उपन्यास अलग से पढ़ा, व्यंग संग्रह अलग से पढ़ा, निबंध संग्रह अलग से पढ़ा। फिर हमने देखा कि इन्होंने साहित्य के में क्या क्या योगदान दिया है अपना। फिर हमने पाठ का सारांश पढ़ा है जो है, जिसका निबंध संग्रह है, जो जिसका नाम क्या है? प्रेमचंद के फटे जूते, जिसमें इन्होंने उनकी सादगी सरलता को दिखाया गया है। और आज का जो इंसान है पैसों पर किस प्रकार से दिखावटीपन करता है उस पर इन्होंने तंज कसा है, यानी कि भ्रष्टाचार, राजनीतिक, सामाजिक, इन्होंने पर बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि शोषक वर्ग का बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने यहाँ पर व्यंग रूप में कसा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ऐसे ही आप लोग हमारे सेशन के साथ बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।